जहद जहल लक्षणा का उदाहरण वाक्येभ्यो यधिरक्ष्यताम् ये तो यहाँ तक हुआ, ठीक है। तो आगे लक्षणा कहाँ स्वीकार करना पड़ता है, उसका हेतु क्या है, इसका निरूपण करेंगे। लक्षणा बीजंतु तात्पर्यानुपपत्तिरेव न तो अन्वयानुपपत्तिः, न तो अन्वयानुपपत्तिः, अन्वय अनुपपत्ति। देखिए कहीं कहीं हम ऐसा देखते हैं, माने न्याय ग्रंथों का जब परिचय प्राप्त करते हैं तो ऐसा सिखाया जाता है जहाँ वाक्यार्थ में दो पदार्थों का अन्वय अनुपपन्न हो जाता है। अनुपपन्न होना मतलब किसी प्रमाणांतर से बाधित होना, तो उस समय पद के शक्यार्थ को लेकर वाक्यार्थ नहीं बनता, इसलिए शक्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेना पड़ता है। अन्यथा पद का जो शक्यार्थ है उसी को लेकर हम वाक्यार्थ को समझेंगे, ऐसा है ना। उसमें कोई अड़चन है, शक्यार्थ को लेकर वाक्यार्थ को समझने में कोई बाधक प्रमाण है, उसको हम अन्वय अनुपपत्ति कहेंगे, तो तब जा करके हम लक्ष्यार्थ को लेंगे। हाँ, बाधक प्रमाण, इसका भी थोड़ा अर्थ समझ लेना चाहिए। हम एक उदाहरण देंगे, वो बाधक प्रमाण है अथवा नहीं, तो विवक्षित बाधक प्रमाण क्या है, इसको समझाने के लिए हम उदाहरण देंगे। किसी ने कहा नद्याः तीरे पंच फलानि सन्ति, क्या अर्थ तो समझ में आ रहा है? नदी के तीर में 5 फल हैं। जिसके पास यह कह रहा है उसको मालूम है वहां 5 फल नहीं है, वो स्वयं जाकर के देख लिया है, पहले से देखा है, वहां पर फल नहीं है, फल सदृश कुछ दूसरा वस्तु है। अब आप देखिए, उस व्यक्ति ने जिस वाक्य का प्रयोग किया उसका अर्थ बाधित है अथवा नहीं? इस तरह से तो बाधित है, अवश्य बाधित है, क्योंकि सुनने वाला जानता है वहां है नहीं, ये गलत बोल रहा है। किंतु हम यहाँ उसके वाक्य में कोई लक्षणा नहीं करेंगे, लक्ष्यार्थ को नहीं लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या बाधित है? संपूर्ण वाक्यार्थ बाधित है। वो जो विषय कहना चाहता है वो विषय प्रमाणांतर से बाधित है। ऐसा बाधक प्रमाण हमें नहीं चाहिए लक्षणा के लिए। तो लक्षणा के लिए ऐसा चाहिए, वाक्य में प्रयुक्त एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ जो संबंध शब्द मर्यादया प्रतीत हो रहा है उसको बाधक प्रमाण आकर के विघटित करना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ जो संबंध मालूम पड़ रहा है उसका बाधित होना, यह है अनुपपत्ति। तो बाधक प्रमाण हम वाक्यार्थ के बारे में नहीं, किंतु अन्वय में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ जो अन्वय रूप संबंध है उसकी अनुपपत्ति हमें चाहिए। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं? अन्वयानुपपत्ति। अब देखिए उदाहरण, गंगायाम घोषः प्रतिवसति, ऐसा वाक्य कहा। अब गंगा में घोष वास करता है, ये उसका अर्थ है। घोष का अर्थ झोपड़ी। गंगा में घोष आभीर पल्ली स्यात्, तो आभीरों का जो उनका जो घर है उसको कहते हैं घोषः, ये उसका भी एक नाम है। तो इस अर्थ में उसने प्रयोग किया गंगायाम घोषः प्रतिवसति।
तो यहाँ पर आप देखते हैं गंगा माने नदी, जल प्रवाह। तो जल प्रवाह में क्या मकान झोपड़ी उसमें कैसे वास करता है? ये तो संभव नहीं। लेकिन पता तो ऐसा चल रहा है उस वाक्य से, गंगा नदी में घर बना हुआ है। तो ये गलत माने वहां अन्वय बाधित हो रहा है। ठीक है, वाक्यार्थ नहीं, वाक्यार्थ तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, उसके पूर्व में ही अन्वय बाधित गलत हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, गंगायाम का अर्थ गंगा तीरे ऐसा अर्थ कहेंगे। ठीक है, तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ जो संबंध प्रतीत हो रहा है उसको हम अन्वय ऐसा कहते हैं। उस अन्वय के बाधित होने पर वो अन्वय जिस तरह से घट जाए ऐसा कोई दूसरा अर्थ शब्द का लेना पड़ता है, तो वहां पर हम शक्यार्थ को त्याग कर लक्षणावृत्ति का आश्रयण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो लक्षणा का बीज मूल क्या होता है, तो अन्वयानुपपत्ति ही, अन्वयानुपपत्ति ही लक्षणा बीज। दूसरा भी देखिए, ग्रामः क्रोशति, गांव चिल्ला रहा है, रो रहा है। ग्रामः क्रोशति, पूरा गांव ही आ गया ऐसा जहां कहते हैं। तो गांव वो तो एक देश है, प्रदेश, भूमि का, वो कैसे चिल्लाता है, वो कैसे आता है, नहीं आ पाएगा। तो वहां पर अन्वय की अनुपपत्ति है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां स्थित जन, उसको गांव, ग्राम आगतः, तो गांव वाले आ गए। ऐसा तो प्रयोग किया क्यों गया, ग्रामीण आगता, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लाघव है। थोड़ा लाघव। जब बस में आते हैं ना, तो उसमें कंडक्टर क्या कहता है, देखिए उसको कहना चाहिए ये संस्कृत कॉलेज स्टाफ में जो जिन लोगों को उतरना है वो लोग उतर जाइए, ऐसा बड़ा सा वाक्य उसको प्रयोग करना चाहिए। लेकिन वो कैसा बोलता है, संस्कृत कॉलेज उतरिए, हाँ ये कहता है कि नहीं बस में। तमिल में संस्कृत कॉलेज उतरिए कहता है, तिरुवल्लुवर उतरिए ऐसा कहता है। तो वो लाघव है। आलंकारिक तो वहां पर और भी कुछ ध्वनित होता है, ऐसा कहते हैं। तीरे घोषः ऐसा भी कह सकता है, लेकिन गंगायाम घोषः कहने से श्रोता को उस तीर की पवित्रता, शीतलता इत्यादि का बोध हो जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन है लाक्षणिक प्रयोग लोग। फिर लक्षणा के लिए बीज के रूप में अन्वयानुपपत्ति को प्राथमिक रूप में हम दिखाते हैं बच्चों को सिखाते समय, किंतु बाद में उसको हटा करके तात्पर्यानुपपत्ति ही लक्षणा बीज ऐसा कहेंगे। वक्ता का जिस अर्थ को बोधित करने में तात्पर्य है, उस तात्पर्य विषयीभूत अर्थ का बोध न होना, यही शक्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ ग्रहण करने का बीज हेतु है, यह कहना पड़ता है। तो तात्पर्यानुपपत्ति ही लक्षणा बीज। तो परिभाषाकार ये क्यों ऐसा कहते हैं, वो उसमें है यष्टि प्रवेशय। यहां पर वो भोजन का प्रकरण है, तो बहुत लोग भोजन के लिए आए हैं, तो कुछ बैच बना करके इन समूह को पहले अंदर प्रवेश मिलता है। तो जो प्रवेश देने के लिए रक्षक द्वारपाल बैठा है, वह कहता है यष्टि प्रवेशय। यष्टि माने दंड। हाँ, तो दंडे वाले वृद्ध भी कुछ लोग हैं, तो वृद्धों को पहले अंदर भेजने के लिए वह कह रहा है, लेकिन प्रयोग है यष्टि ही प्रवेशय, यष्टियों को अंदर प्रवेश करा दो। यहां अन्वयानुपपत्ति नहीं,
हम ऐसा भी कर सकते हैं, उनके हाथ से यष्टियों को छीन करके अंदर प्रवेश करा सकते हैं। हाँ? ऐसा असंभव तो नहीं है। नहीं। हाँ, किंतु तात्पर्य विषयीभूत अर्थ का बोध नहीं हो सकता, यह उसका तात्पर्य नहीं है। उसका तात्पर्य तो यष्टिधर पुरुषों को अंदर जाने के लिए कहना है, यही ना। तो इसलिए तात्पर्यानुपपत्ति यही लक्षणा का बीज है, हेतु है। तो ये अंतिम सिद्धांत है, न्याय शास्त्र में भी यही है। तो उसी को ये पहले कह दिए, लक्षणा बीजंतु तात्पर्यानुपपत्तिरेव न तो अन्वयानुपपत्ति। क्यों? काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम इत्यत्र अन्वयानुपपत्त्यभावात्। जब बच्चे के पास उसने कहा काकेभ्यः दधि रक्ष्यताम, तो वो ठीक ही है। वहां काक शब्द से काक और अकाक सबको लेना पड़ता है लक्षणा से, किंतु लक्षणा के लिए अन्वय की अनुपपत्ति कुछ नहीं है, क्योंकि काक से दधि का रक्षण अभिप्रेत है ही। तो इसीलिए तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा बीजम कहना आवश्यक है। तो केवल काक से ही रक्षण यह वक्ता के तात्पर्य का विषय नहीं है, किंतु बिड़ाल आदि मार्जार बंदर इत्यादि सबसे उस दधि का रक्षण वक्ता को अभीष्ट है। तो इसलिए तात्पर्यानुपपत्ति यही लक्ष्यार्थ ग्रहण का हेतु है। काकेभ्यो दधि रक्षताम इत्यत्र अन्वयानुपपत्त्य भावः। गंगायां घोषः इत्यादि तात्पर्यानुपपत्तिरपि संभवा। अब जो उदाहरण अन्वयानुपपत्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, गंगायां घोषः, तो वहां पर भी तात्पर्यानुपपत्ति तो लक्षणा बीज है ही, क्योंकि वक्ता का तात्पर्य गंगा तीर में वह है घोष, ऐसा कहने में अन्वयानुपपत्ति अपि अस्ति। हाँ, तात्पर्यानुपपत्ति भी है। तो तात्पर्यानुपपत्ति को सार्वत्रिक लक्षणा बीज के रूप में हम स्वीकार करेंगे। अन्वयानुपपत्ति कहीं है कहीं नहीं है, तो है, लेकिन उसको लक्षणा का बीज नहीं मानेंगे, यह कहना है। यहाँ पर अन्य दार्शनिक यह भी एक दोष देते हैं, अन्वयानुपपत्ति का परिहार यह दो प्रकार से संभव है। गंगा शब्द का गंगा तीर ऐसा लक्ष्यार्थ लेने पर भी यह संभव है। फिर घोष शब्द का मीन ऐसा मत्स्य ऐसा अर्थ करने पर भी हो सकता है लक्षणया। अब देखिए, गंगा में मत्स्य तो है, हाँ, तो घोष शब्द से यदि मत्स्य इत्यादि जलजीव, जल में जो जंतु है उसकी लक्षणा या अर्थ करते हैं, तो भी अन्वयानुपपत्ति तो हट जाती है। तो आप कैसे यही एक वाक्यार्थ को लेंगे, गंगा तीर में यह घोष है, गंगायां मत्स्यः प्रतिवसति, यह भी उसका अर्थ हो सकता है लक्षणया। फिर गंगा शब्द का गंगा तीर ऐसा अर्थ है क्या? तत्र अन्वयानुपपत्ति इति कारणात् वयं तात्पर्यं स्वीकृत्य वदामः, किन्तु अत्र घोषः इति पदस्य मीनः इति अर्थः नास्त्येव इति चेत् गंगायां घोषः इत्यस्य गंगायां मत्स्यः इति अवगन्तुं शक्यते वा? ऐसा है, शक्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का कोई संबंध होना आवश्यक है, ठीक है? तो संबंध होने पर उसको हम लक्ष्यार्थ के रूप में संग्रह कर सकते हैं। अब यह जो घोष है, इस घोष का मत्स्य के साथ संबंध नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? घोष का जो मुख्यार्थ है, शक्यार्थ, उसके साथ मत्स्य का संबंध नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं क्या? जलेन सह तो संबंधितः वर्तते एव। गंगा हम आप चाहें तो हम उसका संबंध दिखा सकते हैं। अब घोष शब्द का प्रश्न साथ, हाँ बोलिए। घोष शब्द का आप एक झोपड़ी ले रहे हैं जहां पर वो लोग निवास कर रहे हैं। आप ऐसा मान लीजिए वो लोग मत्स्य भक्षण करते हैं अथवा मत्स्य का पालन करते हैं, तो घोष के साथ, घोष में जो मत्स्य है उसका संबंध आया कि नहीं है?
एवं बहुविधसम्बन्धाः कल्पयितुं शक्यन्ते। तो इसीलिए हम कहते हैं अन्वयानुपपत्ति का निवारण तो हम दूसरे प्रकार से भी कर सकेंगे, किंतु तात्पर्यानुपपत्ति का नहीं। इसीलिए लक्षणा का बीज तात्पर्यानुपपत्ति ही रहे, अन्वयानुपपत्ति नहीं। यदि अन्वयानुपपत्ति का परिहार ही लक्षणा का बीज हो तो उसका परिहार दूसरे प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन तात्पर्यानुपपत्ति का नहीं। तो इसीलिए लक्षणा का बीज होगा तात्पर्यानुपपत्ति रेव। ठीक है। लक्षणा च न पदमात्र वृत्ति ही किंतु वाक्य वृत्ति रही। लक्षणा के बारे में ये दूसरा शास्त्रार्थ है। नैयायिक ऐसा मानता है शक्य एक पद का शक्यार्थ होता है, दो पदों का एक शक्यार्थ नहीं, क्योंकि पद उसको कहा जाता है शक्तम पदम। जो एक अर्थ को शक्ति वृत्ति से बोधित करता है उसी को हम पद कहते हैं, उस वर्ण समूह को। तो एक पद एक अर्थ के साथ शक्ति संबंध वाला होता है। फिर दो पद, वाक्य में प्रयुक्त दो पद एक अर्थ के साथ शक्ति रूप संबंध नहीं रखते। ठीक है। दो पदों का एक शक्य होता नहीं, दोनों पदों का अलग अलग शक्यार्थ होगा। वाक्य में प्रयुक्त दो पदों का इदानीं हा हन्त इति वदामः। हा इति शब्दः, हन्त इति शब्दः, दोनों का समान ऐसा है। हा हन्त ये सब द्योतक हैं, वाचक नहीं। वो द्योतित करते हैं। वेदना माने मानसिक अनुभवों, वेदनाओं को द्योतित करने के लिए इन अव्ययों का प्रयोग होता है। वो सब वाचक नहीं। वाचक शब्दों को लेना है। वाक्य में प्रयुक्त दो वाचक पदों का एक अर्थ नहीं बन सकता है। यदि ऐसा है तो वो वाक्य ही नहीं होगा। घटो 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 घटहा। सामान्य भाषा में कोई आता है तो कहता आइए आइए, द्विरुक्ति भवति। हाँ भवति। द्विरुक्ति एकम पदम। वो आदर, अपने आदर को सूचना करने के लिए। तत्तु एकम पदम है। ठीक है। आइए आइए इति एकम पदम नहीं है, वो दो वाक्य हैं ऐसा मानने पर। आइए आइए, वो जो द्विरुक्ति है वो अपना आदर प्रदर्शित करने के लिए दो बार कहते हैं। तो इस तरह है, कहीं कहीं द्विरुक्ति भी है, लेकिन इसलिए एक पद का ही शक्य एक होता है, तो इसलिए शक्य संबंध रूप लक्षणा ये भी उस एक पद से संबंधित वृत्ति है, यह मानता है नैयायिक। तो इस तरह दो पद का लक्षणा यदि करना हो तो दोनों पदों के लिए अलग अलग लक्षणा करना पड़ेगा, एक लक्षणा से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए वो कहता है पद वृत्तिर लक्षणा। पद की वृत्ति ही, पद की ही वृत्ति है, पद समूह रूप वाक्य की वृत्ति नहीं। यह नैयायिकों का संप्रदाय है। हम एक उदाहरण देंगे, वहां नैयायिक की प्रक्रिया क्या है। यही नद्याम घोषः प्रतिवसति, यह है। तो नद्याम घोषः में नदी शब्द का नदी तीर ऐसा अर्थ लेना है। अब देखिए, इस नदी के साथ एक दूसरा विशेषण लगा दिया है, गभीरायाम नद्याम घोषः प्रतिवसति। ठीक है। गभीरायाम अत्यंत अगाध जल है। हाँ, तो गभीर नदी, ये अर्थ कहां से आएगा? क्योंकि नदी शब्द का अभी तीर अर्थ है, तो गभीर विशेषण उसके साथ नहीं लग सकता है। अब नदी शब्द से नदी रूप शक्यार्थ को लेंगे तो गभीर यह विशेषण उसके साथ लग तो सकता है, किंतु आगे उसका संबंध नहीं बनता है। घोषः प्रतिवसति। यदि लक्षण या नदी शब्द का तीर अर्थ ले लें तो गभीरायाम उसमें नहीं लगता है, तो क्या किया जाए? तो नैयायिक ने एक ऐसी कल्पना की, नदी शब्द का यहां गभीर नदी तीरे लक्षणा। फिर गभीर शब्द किस लिए? वो तात्पर्य ग्राहक है। लक्षणा
तात्पर्य अनुपपत्ति है ना, कहाँ किस अर्थ में वक्ता का तात्पर्य है इसकी सूचना देने के लिए गभीरायाम यह पद है, द्योतक। तो गभीरायाम को हटा दीजिए, नद्याम इसी का किस अर्थ में लक्षणा, गभीर नदी तीर में। तो गंभीर जो नदी है उसके तीर में, यह इतना अर्थ हो गया उसका लक्ष्यार्थ। तो गंभीर रूप अर्थ उसी में समा गया लक्ष्यार्थ में, इसलिए उसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए गभीरायाम यह पद वहां केवल तात्पर्य का ग्राहक है, वाक्यार्थ में उसका अन्वय नहीं है। किंतु पदवृत्ति मान लक्षणा भी पद की ही वृत्ति है, 2-3 पद समूह की वृत्ति नहीं, ऐसा जो कट्टर मानते हैं उनके लिए यह आपत्ति है। तो हम ऐसा मानेंगे पदवृत्तिरपि वाक्यवृत्तिरपि लक्षणा, ऐसा यदि मान लें तो यहां कोई आपत्ति नहीं। गभीरायाम का नद्याम के साथ प्रथमतः शक्यार्थ को लेकर अन्वय कर लेंगे, तो इन दोनों का अन्वय होने से गंभीरता से विशिष्ट एक नदी, यह एक विशिष्ट अर्थ हुआ। तो इस अर्थ का तीर के साथ संबंध होने से शक्य संबंध से लक्षणा करेंगे तो हमको दोनों पद सार्थक हो जाते हैं। अब लक्षणा किस पद में है, गभीरायाम नद्याम, हाँ मिल करके। नद्याम में सप्तमी को छोड़ दीजिए, गभीरायाम नद्याम में जो प्रातिपदिक है वहां तक लक्षणा करेंगे, सप्तम में अर्थ तो है अधिकरण। तो इस तरह करेंगे तो यह वाक्य में लक्षणा हुई, क्योंकि 2 पद मिल गए, परस्पर अन्वित हो गए। तो दोनों का अन्वय होने के बाद उसमें समूह में लक्षणा करते हैं, तो यह लक्षणा वाक्य लक्षणा। केवल एक पद में लक्षणा करते हैं तो वह है पद लक्षणा। तो हम ऐसा मानते हैं पद लक्षणा भी हो सकती है, वाक्य लक्षणा भी हो सकती है। तो यह कहते हैं लक्षणा च न पद मात्र वृत्ति किंतु वाक्य वृत्तिरपि। यथा गंभीरायाम नद्याम घोषः इत्यत्र गंभीरायाम नद्याम इति पदद्वय समुदायस्य तीरे लक्षणा। वही उदाहरण दे दिए, सप्तमी को छोड़ करके लेना है। यदि तीर ऐसा संपूर्ण गभीरायाम नद्याम का अर्थ करते हैं तो उसके बाद तीर का आधारत्व बोधक पद नहीं है इस वाक्य में। तीरम घोषः कहने पर क्या होगा, तीरे घोषः ऐसा होना चाहिए ना। तो इसके लिए सप्तमी को रख लेना चाहिए, उसके पूर्व में जो प्रातिपदिक है उसी की लक्षणा तीर रूप अर्थ में। लेकिन गभीरायाम नद्याम में 2 पदों की यह एक लक्षणा मानते हैं। यह प्रश्न होता है, जब आप वाक्य लक्षणा को मानते हैं तो उस लक्षणा में लक्षणा का जो लक्षण बताया गया वह लक्षण घटता नहीं। क्यों? लक्षणा का लक्षण है शक्य संबंधो लक्षणा, ठीक है। अब आप यहां देखिए, जब वाक्य की लक्षणा मानते हैं तो उसको शक्य संबंध नहीं कह सकते। क्यों? देखिए, गंभीर शब्द का शक्य है गांभीर्य विशिष्ट, और नदी शब्द का शक्य अर्थ है एक नदी, कोई भी नदी। इन दोनों का अन्वय होने से गांभीर्य विशिष्ट नदी, यह जो अर्थ हुआ, यह अर्थ किस शब्द का शक्य है? गंभीर शब्द का भी नहीं और नदी शब्द का भी नहीं। गंभीर शब्द का गांभीर्य विशिष्ट इतना ही अर्थ है, नदी उसमें समाहित नहीं। और नदी शब्द का अर्थ नदी इतना ही है, उसमें गांभीर्य समाविष्ट नहीं है। इसलिए दोनों को मिला करके जो विशिष्ट अर्थ कह रहे हैं, गांभीर्य युक्त नदी, तो यह किस शब्द का शक्य अर्थ है? समस्त। समस्त के लिए कोई अलग शक्ति नहीं है। 2 शब्दार्थों का अन्वय हो जाने से यह विशिष्ट अर्थ हुआ, तो यहाँ ये कोई शक्य नहीं। तो आप इसको शक्य माने तभी जाकर के ऐसी नदी से संबंधित जो तीर है उसका वह संबंध शक्य संबंध कहा जाएगा। अब विशिष्ट
गंभीरता से युक्त नदी यह एक शक्यार्थ बने, तब उसका तीर के साथ जो संबंध है वह शक्य संबंध होगा, तभी शक्य संबंध हो लक्षणा, यह लक्षणा का लक्षण यहाँ घटित होगा। अतः वाक्य लक्षणा मानना गलत है। ऐसे नैयायिक, हाँ नैयायिक कहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, प्रश्न करके फिर उत्तर देते हैं। ननु वाक्यस्य अशक्ततया कथम शक्य संबंध रूपा लक्षणा। स्पष्ट है ना, वाक्य तो कोई शक्त नहीं, शक्त तो पद है, शक्त का अर्थ है शक्तिमान, तो वाक्य की शक्ति नहीं है। वाक्य में घटक उसका अवयव जो पद है वह प्रत्येक पद शक्तिमान है, किंतु समूह में कोई शक्ति अलग नहीं। तो इसलिए वाक्य का जो अर्थ है वह शक्य कैसे बनेगा, और शक्य संबंध रूपा लक्षणा, वाक्य लक्षणा, ये कैसे वाक्य में घटित हो सकता है। उच्यते शक्त्या यत् पदेन ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षणा। पदेन है क्या ना, ठीक है, पद संबंधेन है क्या, शक्त्या यत् पद संबंधेन, वहां संबंधेन की अपेक्षा नहीं। अच्छा, शक्त्या यत् पदेन ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षणा। उत्तर दे रहे हैं परिभाषा का, शक्य संबंधो लक्षणा का क्या अर्थ है। पद अपनी शक्ति रूप सामर्थ्य से, शक्ति सामर्थ्य कहते हैं ना, तो शक्ति और सामर्थ्य पर्याय है, शक्ति रूप सामर्थ्य से जिस अर्थ को बोधित करता है वह है शक्य, और उसका जो संबंध है वह है शक्य संबंध। शक्त्या यत् पदेन ज्ञाप्यते, पद से जो ज्ञापित बोधित हो रहा है उसमें भी शक्ति वृत्ति के सहकार से, शक्ति वृत्ति की सहायता से जो पद जिस अर्थ का बोधक है वह अर्थ उस पद का शक्य है। शक्ति कहेंगे, हाँ शक्य, शक्य, हाँ शक्त्या पदेन बोध्यम, बोधनीय अर्थ, शक्ति वृत्ति को लेकर पद के द्वारा बोध्य अर्थ, उसको हम शक्य ऐसा कहेंगे। यदि ऐसा कह देते हैं तो वाक्य लक्षणा में भी कोई हानि नहीं। क्यों? शक्ति, यह जो यहाँ विशिष्ट अर्थ बोधित हुआ उसके पीछे दोनों पदों का शक्ति ही कारण है, शक्ति ज्ञान कारण है। तो यहाँ नद्याम गभीरायाम ये जो दो पद हैं, ये दोनों पद अपने अपने शक्ति के अनुसार इस विशिष्ट अर्थ का बोधक हुए हैं, बोधन किए हैं दोनों पद। तो ये जो अर्थ है यह शक्ति ज्ञाप्य ही है। वो एक पद के द्वारा ज्ञापित हो, अनेक पदों के द्वारा, ये कोई अपना विषय नहीं है, दोनों तरह हो सकता है। लेकिन शक्ति वृत्ति को लेकर पद के द्वारा जो अर्थ ज्ञापित होता हो वह है शक्य, और उसका जो संबंध किसी दूसरे के साथ उसको हम शक्य संबंध कहेंगे, वही लक्षणा है। शक्ति ज्ञाप्यश्च यथा पदार्थः तथा वाक्यार्थोपि, जैसे यहाँ गंभीरत्व विशिष्ट नदी, यह जो अर्थ है यह दो पदों का वाक्यार्थ हुआ। दो पदों को गभीरायाम नद्याम, ऐसा दो पदों को मिला करके देखते हैं तो यह अर्थ लगता है। तो यह जो अर्थ है दो पदों के द्वारा अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ज्ञापित हुआ अर्थ है विशिष्ट अर्थ, और उसका संबंध जो है तीर के साथ वो भी शक्य संबंध के रूप में लिया जा सकता है। और अब जो लक्षणा है यह संबंध, इस लक्षणा को हम दो पदवृत्ति, एक पदवृत्ति नहीं, पदद्वय वृत्ति ही ऐसा कहेंगे। पदवृत्ति लक्षणा इत्यस्य पदशक्य वृत्ति लक्षणा इति परिवर्तनं करणीयम्। पदशक्य संबंध, पदशक्य संबंध वृत्ति, हाँ संबंध ही वृत्ति बोध, शाब्द बोध के लिए अपेक्षित पद पदार्थ संबंध। वृत्ति शब्द से, वृत्ति शब्द का अर्थ शाब्द बोध होने के लिए जो पद और पदार्थ का संबंध ज्ञातव्य है उसको हम वृत्ति कहते हैं। यह एक पारिभाषिक शब्द है।
वो शक्ति वृत्ति लक्षणावृत्ति, इसका ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं तो बोलने पर भी वो श्रोता समझ नहीं पाएगा। शक्ति ज्ञान पहले होना चाहिए, फिर लक्षणा ज्ञान की भी आवश्यकता है। जहां शक्यार्थ बाधित होता है, अन्वयानुपपत्ति तात्पर्यानुपपत्ति सब हो जाते हैं। शक्ति ज्ञाप्यश्च यथा पदार्थः तथा वाक्यार्थोपि इति न काचित् अनुपपत्ति ही। तो इस तरह देखेंगे तो लक्षणा को वाक्य वृत्ति मानना भी उचित ही है। तो इतना रखते हैं।